S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. क्या आपने कभी सोचा है कि एंजाइम्स नहीं होते तो क्या होता? क्या हम एग्जिस्ट कर पाते? और आखिर ऐसा क्या होता है एंजाइम में जिससे कि वो अपना काम कर पाते हैं? किस तरह से वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इन सारे मैकेनिज़म्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we are going to discuss in this third semester series of videos about enzymes in this particular video. If you want to read more about this, अगर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। इन बुक्स की हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो ई बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिससे आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को। इस फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में हम देखते हैं एंजाइम्स। सो देयर आर lot of discoveries that have been made on enzymes. Enzyme is one of the glorious fields of biochemistry, and the very existence of human beings, the very existence of every life depends upon enzyme. मैं आपको ये कहूँ कि अगर एंजाइम नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ वीडियो नहीं बना रहा होता, आप इस वीडियो को देख नहीं रहे होते। जानते हैं आप कहाँ होते? आप किसी वोल्केनो के वेंट में या किसी हाइड्रोथर्मल वेंट में, डीप ओशन में आज भी आर्किबैक्टीरिया के फॉर्म में अपने आप को इवॉल्व करने का वेट कर रहे होते। सो द पेस, इनॉर्मस पेस ऑफ एवोल्यूशन, जो ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, इसका जो पेस है, इसकी जो स्पीड आई है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्पीडिंग अप ऑफ रिएक्शंस, एंड दैट्स व्हाट एंजाइम डू। आप सब जानते हैं कि एंजाइम जो है रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। सो द बेसिक फंक्शन of any enzyme is to speed up a biochemical or a chemical reaction. इसीलिए अगर आप एवोल्यूशन को देखें तो आज से करीब 22 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना था। हालांकि उसकी थ्योरीज अभी क्लियर नहीं है कि कैसे स्टार्ट हुआ यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स कैसे बना, लेकिन फिर भी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम ध्यान में रखें और अगर उस पूरे टाइम स्केल को हम एक 24 घंटे में डिवाइड कर दें, एक 24 आवर क्लॉक में डिवाइड कर दें, तो अगर रात के 12 बजे यूनिवर्स डेवलप हुआ था तो करीब करीब शाम के 4 बजे पहली लाइफ फॉर्म आई थी। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो रात के 11:59 पर 11:59, just 1 minute behind the 24 hours, humans arrived. If you look at the pace at which inorganic evolution took place, inorganic evolution में जितना टाइम लगा उसके मुकाबले ऑर्गेनिक एवोल्यूशन काफ़ी फास्ट हुआ। यानी कि पहली लाइफ फॉर्म आने में जितना टाइम लगा उसके कंपैरिजन में जो एक आर्किबैक्टीरिया, एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से लाइफ बनी, उसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम टाइम लगा। हम एवोल्यूशन के बारे में और भी बातें करेंगे, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सेमेस्टर 4। लेकिन आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये मैजिकल मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम की लगभग हर रिएक्शन को स्पीड अप किया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आई विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। यू नो दैट C6H12O6, if it is polymerized, that leads to formation of either starch or cellulose. If you mix with oxygen, it eventually breaks down into carbon dioxide and water. That is called oxidation. इसको हम oxidation कहते हैं। तो ये जो oxidation का process है ये लगभग हर जगह होता रहता है। कभी आपने नोटिस किया है कि किचन में रखी हुई जो चीनी होती है, जब चारों तरफ ऑक्सीजन है तो क्या वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती है? लेकिन जब आप एक चम्मच चीनी खा लेते हो तो वो आपके शरीर में कितना जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। वो तुरंत कुछ ही घंटों में आपको ATPs प्रोवाइड कर देती है, पूरी तरह H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि किचन में रखी हुई जो चीनी का डब्बा है उसमें चीनी ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है और आपके शरीर में जो चीनी चली गई वो ऑक्सीडाइज हो रही है? थैंक्स टू एंजाइम्स।
हमारे शरीर में जो एंजाइम्स हैं वो इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को करीब करीब बिलियंस ऑफ टाइम्स फास्ट कर देते हैं। तो अगर किचन में रखी हुई चीनी को 1 बिलियन ईयर्स लगेंगे ऑक्सीडाइज होने में, तो हो सकता है कि आपके शरीर में वो कुछ घंटों में हो जाए। दैट्स द पेस प्रोवाइडेड बाय एंजाइम्स इन आवर बॉडी। एंड नॉट ओनली दिस, कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। एंजाइम्स हमारी लाइफ, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़े हुए हैं और हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप मान लीजिए सुबह उठने से शुरू करते हैं, तो सुबह उठकर अगर आपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया, चीज़ खाया, बटर खाया, इन सब चीज़ों को बनाने में कमर्शियल एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। फिर आप ऑफिस के लिए निकले, आपने कपड़े पहने, कपड़ों को बनाने में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप ऑफिस पहुँचे, आप पेन एंड पेपर लेकर लिख रहे हैं, पेपर को बनाने में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। शाम को आपने फ्रूट जूस पिए, जूस बनाने में, पैक जूस जो होते हैं उनको बनाने में एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। आपके कपड़े गंदे हो गए, उनको आप डिटर्जेंट से धो रहे हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। और रात को आपको मन किया कि जाकर डिनर के बाद आइसक्रीम खाकर आ जाएं, तो आइसक्रीम बनाने में भी एंजाइम की मदद पड़ती है। यानी कि एंजाइम्स से हम बच नहीं सकते। एंजाइम्स हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है और वो हमारी डेली एक्टिविटीज़ से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारा जो एग्जिस्टेंस है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन एंजाइम्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए। और इसीलिए लगभग हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट में, चाहे आप एमएससी बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, एमएससी जूलॉजी कर रहे हैं, एमएससी बॉटनी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, एंजाइमोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जरूर होता है। इसीलिए हम इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं एंजाइम के बारे में। तो अब एक जो अगला क्वेश्चन है इसके बारे में, वो ये कि एंजाइम क्या काम करते हैं और वो ये काम कैसे करते हैं। तो आप ये सब तो जानते होंगे कि एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन। Enzymes speed up reactions. By now you know this. Or to be more precise, they speed up the rate, they increase the rate of reactions. Now the question is, how do they do that? कैसे इस चीज़ को अचीव करते हैं? ऐसी क्या मैजिकल चीज़ होती है एंजाइम के पास जिससे कि वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं? इसी बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो में। एंजाइम की डाइसेक्शन करके, एंजाइम को डाइसेक्ट आउट करके हम समझेंगे कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। लेकिन कुछ छोटी चीज़ें आप जान लीजिए। एंजाइम जो वर्ड है वो बेसिकली हिस्टोरिकल ओरिजिन का है। बहुत पहले जब लुइस पाश्चर, बकनर, एडवर्ड बकनर, सुमनर, इन जैसे साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट ने एंजाइमोलॉजी के फील्ड को इस्टेब्लिश किया, तो उन्होंने देखा था कि ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फर्मेंटेशन में मदद करती हैं। तो ये जो वर्ड है ज़ाइम का मतलब होता है ईस्ट और एन मीन्स इनसाइड। सो दिस वर्ड हैज़ एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ईस्ट के अंदर पाई जाने वाली कोई ऐसी चीज़ें जो रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, उन्हीं के लिए हमने इसका नाम एंजाइम दिया। एंड दैट्स क्वाइट ओल्ड थिंग, बहुत पुरानी बात है, सेंचुरी ओल्ड टॉपिक है। और जो वाइन इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री, चीज़ इंडस्ट्री, इनके बारे में आप जानते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन और कई हज़ार साल पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशंस में भी फर्मेंटेशन और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि टर्म कॉइन नहीं हुआ था, चीज़ें पता नहीं थी, मैकेनिज्म पता नहीं थे, लेकिन एंजाइम तब भी थे और आज भी हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करते हैं। तो एक फंडामेंटल सी चीज़ जो आपको हर किताब में पढ़ने को मिलेगी, हर बुक में पढ़ने को मिलेगी, वो ये कि एंजाइम्स स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब ये जानना तो जरूरी है ना कि आखिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। सो थर्मोडायनेमिक्स में अगर थोड़ा सा जाएं हम, हालांकि आप उसके डिटेल केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लेकिन एक बेसिक सी बात यह है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए अगर एक रिएक्टेंट आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है, अपने आप हो रही है, तो इस रिएक्शन की जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, यानी कि रिएक्टेंट के अंदर अवेलेबल गिब्स फ्री एनर्जी
और प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल गिव्स फ्री एनर्जी, इनका जो डिफरेंस होगा Gp माइनस Gr, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा G एंड इट शुड बी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा इस बात पर मैं नहीं जा रहा हूं, दैट्स अ टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच वी विल सी समवेयर एल्स, बट डेल्टा G वैल्यू शुड बी नेगेटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अपने आप होने वाले प्रोसेस के लिए डेल्टा G नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक पानी जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है नेगेटिव है, तभी वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे से ऊपर पानी नहीं जा सकता है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी अगर हम एक ग्राफ की मदद से समझें, एक सिंपल से ग्राफ की मदद से, तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो है गिब्स एनर्जी, वो और प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी जो है, इन दोनों में डिफरेंस कुछ ऐसा होना चाहिए, Gp शुड बी लेस देन Gr, ओनली देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो पाएगा। अब पॉइंट ये है कि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है, वेयर इज दैट एक्टिवेशन एनर्जी? तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये बात। सो वी ऑल नो दैट कंबशन इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन दैट प्रोड्यूसेस लाइट and energy. So you are seeing this paper which I am holding in my hand, ये कागज देख रहे हैं आप, it is biochemically cellulose and air is available all around us, हमारे चारों तरफ air available है, तो ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो जा रहा है अपने आप? ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसका ऑक्सीडाइज होना, तो ये क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो जा रहा है? क्यों ये अपने आप नहीं कंबशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना ले रहा है? लेकिन अगर मेरे एक हाथ में लाइटर है एंड द मोमेंट आई प्रेस दिस लाइटर एंड आई जस्ट गिव दिस एनर्जी टू इट एंड देन आई लीव दिस लाइटर, इसको बंद कर देता हूँ, आई केप्ट इट असाइड, सो यू कैन सी पेपर नाउ स्टार्टेड बर्निंग एंड इट बर्न्स कंप्लीटली, पूरी तरह जल जा रहा है ये पेपर। नाउ व्हाट इज इंड्यूसिंग दैट थिंग टू हैपन? प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस था पहले भी अब भी, तो ये पेपर कैसे जल जा रहा है? देयर वाज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दैट प्रोसेस। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, एक बैरियर था ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और उससे पहले की स्टेट में। जब मैंने लाइटर से एनर्जी प्रोवाइड की तो वो बैरियर क्रॉस हो गया, और जब वो बैरियर क्रॉस हो गया तो पेपर अपने आप जलने लगा, बर्न होने लगा, ऑक्सीडाइज होने लगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी चीज़ को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम उस ग्राफ को दोबारा बनाएं, इफ़ यू अगेन मेक दैट ग्राफ, this is the energy of, let us say, reactant, this is the energy of product and the difference is of course negative। तो सारी चीज़ें अगर इस डिफरेंस वाली होंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी, तो चीज़ें अपने आप ही एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। अगर पेपर का जलना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और कोई बैरियर ना हो तो सब चीज़ जल जाएगी, हम भी जल जाएंगे, हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑक्सीजन तो सब जगह है ना, और हम भी ऑर्गेनिक चीज़ों के बने हुए हैं, सो हमारा भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमारा भी कंबशन हो जाएगा। लेकिन हर केमिकल रिएक्शन में एक बैरियर होता है जो उसको ऐसा करने से रोकता है। इसको प्रोडक्ट बनाने से पहले एक हाई एनर्जी स्टेट में जाना पड़ता है, और जब ये हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, इस बैरियर को जब ये क्रॉस करता है, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये जो बैरियर है एनर्जी का, इसकी कुछ एनर्जी थी, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ी। दिस एनर्जी गैप, जो मैंने लाइटर जलाकर पेपर को एनर्जी दी, दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप इसको और सिंपल वे में समझ सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लीजिए कि एक रैंप है और इस रैंप पर एक बॉल रखी है, तो आप जानते हैं कि अगर रैंप नीचे की तरफ है, ग्रेविटी की वजह से ये बॉल अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगी। दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस जगह बॉल को आप इनिशियल स्टेट मान सकते हैं और इस जगह बॉल को फाइनल स्टेट मान सकते हैं। डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो दिस बॉल विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये रैंप ऐसा होता तो नीचे रखी हुई बॉल कभी अपने आप ऊपर नहीं जा पाती, दैट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन क्या अगर इस तरह का रैंप बनाएंगे तो बॉल कभी ऊपर एग्जिस्ट भी करेगी? कभी नहीं। जब भी आप बॉल को यहाँ रखेंगे, बॉल अपने आप नीचे आ जाएगी। तो अगर बॉल लगातार नीचे आ जाएगी तो इस जगह, इस स्टेट का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, मतलब रिएक्टेंट तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम इस रैंप में फॉर एग्जाम्पल एक बैरियर बना दें
एक बम्प बना दें, एक इस तरह का बैरियर क्रिएट कर दें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बॉल जो है, हालांकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसका नीचे आना, लेकिन ये रिएक्टेंट स्टेट में रुकी रहेगी. But somehow if you take that ball and allow it to cross this barrier, आप अपने हाथ से उठाकर इसका बैरियर क्रॉस कर देते हैं एनर्जी प्रोवाइड करके, then that ball can automatically come down. This is the concept of activation energy. यही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे तो रिएक्शन कैसे स्पीड अप हो जाएगी? That's also very simple. आपने माउंटेन मैन माझी का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने मूवी भी देखी होगी. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बहुत बड़े पहाड़ को कट करके रास्ता बना दिया था, जिससे 2 प्लेसेस का डिस्टेंस कम हो गया था. तो एंजाइम भी आप कह सकते हैं बायोकेमिकल वर्ल्ड के माउंटेन मैन हैं, माझी हैं. What they actually do, if you look at a hill which is quite large and a hill which is small, if you take a person who wish to cross this hill, अगर इस पर्सन को इस हिल को क्रॉस करना है, ऑब्वियसली उसको ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन एक पर्सन को छोटे हिल को क्रॉस करना है, that will take less time. So that's the simple logic. If you have the larger barrier of activation energy, activation energy का बैरियर ज़्यादा है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो स्लोली करेंगे. लेकिन अगर ये बैरियर छोटा हो जाता है, if this barrier becomes small, then it will take lesser time. So decrease in activation energy can result in speeding up of reactions in enzymes. एंजाइम यही काम करते हैं. एंजाइम इस बैरियर को कम कर देते हैं, इस बैरियर को छोटा कर देते हैं. दैट्स हाउ एंजाइम वर्क. अब ये तो एक एनालॉजी हो गई, लेकिन क्या हम इसको मैथमेटिकली रिलेट कर सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला है जिससे हम ये बता सकें कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम करेंगे तो कितनी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी? यस, ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट. देयर हैज बीन अ मैथमेटिकल रिलेशन. वी विल सी दैट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we will be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we will come to partial differential equations. And this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S. Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S. Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. Welcome back to S. Chand Academy. So we were talking about the decrease in activation energy which result in the process of speeding up of reaction. So there is a mathematical relationship that is called as Arrhenius equation. Arrhenius provided a link or a connection between speeding up of the reaction, that means the rate constant, with the activation energy, and this relationship is represented like this. कुछ इस तरह से हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. K is representing the rate constant. Rate constant जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी. केमिस्ट्री में और ज़्यादा डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. A is a constant जिसको हम अरेनियस कांस्टेंट कहते हैं, जो कि सराउंडिंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगा. कोई सॉल्यूशन, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ, उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो प्रिवेल कर रहे हैं उन पर डिपेंड करेगा. नाउ E is exponent, it is a mathematical constant. So E is raised to the power of minus EA. EA is activation energy, whereas R and T are again constants. R is
universal gas constant, which will have a value of 8.31 if you are using energy in joules, and T is temperature which has to be used at the Kelvin scale, जिसको Kelvin scale पर यूज किया जाता है। तो ये तो बात हुई इस फॉर्मूले की, लेकिन इस फॉर्मूले में आप अगर ध्यान से देखें तो K और एक्टिवेशन एनर्जी एक्सपोनेंट के थ्रू नेगेटिव स्केल पर रिलेटेड है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा एक्टिवेशन एनर्जी में तो रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी तो रेट बहुत ज़्यादा कम होगी। तो आप इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कुछ इस तरह से देख सकते हैं, the slight decrease in activation energy will result in a very large increase in value of K। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है उस टाइम पर K बहुत ज़्यादा होगा, दैट इज द लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। अगर आप इसको चाहें तो लॉग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, log K इज इक्वल टू log A माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। तो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। And by using this equation, it is very much possible to make calculations about change in activation energy, कितना activation energy में change होगा, कितनी rate of reaction को change करने के लिए। So usually how enzymes create or do that function, activation energy को कम करने का काम कैसे करते हैं? You know that enzymes are mostly proteins. In some cases they may be other molecules like RNA or DNA or even nanoparticles, but the major class of biomolecules which function as enzymes are proteins. Now every protein will have a specific shape, हर एक प्रोटीन का एक secondary structure होता है और एक shape होता है। Now the shape of an enzyme is something that results in lowering of that activation energy, क्योंकि ये reactant के bind होने के लिए एक कैविटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ कैविटी फॉर बाइंडिंग ऑफ रिएक्टेंट विच इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर एंजाइम नहीं है, चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तो उनमें रैंडम मोशन होंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगी और कई सारी चीज़ें ऐसे ओरिएंटेशन में टकराएंगी जिससे प्रोडक्ट ही नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर एंजाइम है तो वो उन रिएक्टेंट के टकराने को कोऑर्डिनेटेड फैशन में कर सकता है, and that can result in much more efficient product formation because of this active site, and these sites are very very specific। एमिल फिशर और कोशलैंड ने कुछ थ्योरीज दी थी, जैसे कि एमिल फिशर ने कहा था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि की एंड लॉक। सो ही गेव अ हाइपोथेसिस कॉल्ड की एंड लॉक हाइपोथेसिस which was later modified, जो कि बाद में मॉडिफाई की गई थी कोशलैंड के थ्रू। कोशलैंड ने कहा कि it is not exactly complementary, but when reactant binds to substrate, the site, active site, adjusts itself according to the shape of transition state or intermediate state. So that is called as induced fit hypothesis। उसको हम induced fit hypothesis कहते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि एक एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाना और इसके बीच में कुछ इंटरैक्शंस का स्टैब्लिश हो जाना, दैट इज द रीजन बिहाइंड लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। वो बेसिक रीजन है एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का। आइए इसको ग्राफिकली देखते हैं। अ यूनिवर्सल ग्राफ दैट यू विल फाइंड इन मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स, ज़्यादातर किताबों में आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। So we have on one axis energy, on another axis progress of reaction, reaction progress कर रही है, इधर Gibbs energy है। And let me make a few points. Let us say this is the point representing activation energy, the energy of a reactant. This is the point that is representing energy of a product, and this is the point that is representing energy of transition state। एक ऐसी स्टेट जहां तक आपको ले जाना पड़ता है और उसके बाद प्रोडक्ट अपने आप बन जाता है। सो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द एंटायर एनर्जी लैंडस्केप, परहैप्स दिस पार्ट विच यू नीड टू सप्लाई, जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है कागज को जलाने के लिए, जो लाइटर का प्रयोग किया गया, दिस एनर्जी इज बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी। लेट मी कॉल इट एज EA1, which is of uncatalyzed reaction, there is no enzyme present। अभी एंजाइम नहीं है, तब इतनी एनर्जी है।
और एट द सेम टाइम अगर हम GP और GR की बात करें, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस देखें, दैट इज गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड दैट्स गोइंग टू बी नेगेटिव इन दिस केस, सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. Now imagine I have added some enzyme, and enzyme by binding with substrate has lowered this activation energy. ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड थी ये एंजाइम ने कम कर दी, पहले इतनी थी अब ये इसने इतनी कर दी, कम कर दी. तो ये जो ग्राफ है अब नाउ दिस विल चेंज टू दिस फॉर्म. सो नाउ दिस एनर्जी which is again activation energy, but this is activation energy with enzyme. जब एंजाइम प्रेजेंट है तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है. तो ये जो डिफरेंस आया, एंजाइम ने जितना कम किया एक्टिवेशन एनर्जी को, ये वाला जो पार्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं एंजाइम के बिना जितनी एक्टिवेशन एनर्जी थी और एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी थी, उसको हम चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी नाम से जानते हैं. That is called as binding energy. So this is basically the binding energy that is referring to the decrease or amount of decrease in the activation energy which is causing speeding up of the reaction. लेकिन अब दो बातें यहाँ पर आप गौर करेंगे कि रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी और प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी एंजाइम के होने या ना होने पर डिपेंडेंट नहीं है. That means irrespective of the presence of enzyme, एंजाइम हो या नहीं हो, डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन विल नॉट चेंज. यानी कि एंजाइम कभी भी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी चेंज नहीं करते हैं, और अगर वो डेल्टा जी चेंज नहीं करते हैं इसका मतलब एंजाइम कभी भी किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस नहीं बना सकते. जैसे कि आयरन की रस्टिंग, लोहे पे जंग लग जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है. तो अगर आप कोई एंजाइम डेवलप करते हैं तो वो उस प्रोसेस को फास्ट तो कर सकता है, लेकिन जंग लगे हुए आयरन का ठीक हो जाना वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसकी डेल्टा जी पॉजिटिव होती है. तो भले ही आप एंजाइम बना लें उस रिएक्शन के लिए, एक जंग लगे हुए आयरन को नॉर्मल नहीं किया जा सकता एंजाइम से. तो ये कहना गलत होगा कि रिएक्शंस एंजाइम की वजह से होती हैं. जिन रिएक्शंस को अपने आप होना है वो अपने आप होंगी, जिनको नहीं होना है वो नहीं होंगी. एंजाइम डायरेक्शन नहीं बदल सकता रिएक्शन की, जो जिस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है केवल उसको फास्ट करेंगे. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एंजाइम, दे डू नॉट चेंज द डेल्टा जी वैल्यू. एंड सिंस थर्मोडायनेमिकली delta G is also related to equilibrium constant, there is a relation between equilibrium constant and delta G, rest of the things are constant here. तो क्योंकि डेल्टा जी चेंज नहीं हो रही है रिएक्शन की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज नहीं होता है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो है. तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जब इक्विलिब्रियम आया तो उस टाइम पर जितने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे वो एंजाइम हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है एंजाइम डालने या ना डालने से. लेकिन एक बात है कि बिना एंजाइम के हो सकता है इक्विलिब्रियम कई हज़ार साल बाद आए, कई मिलियन ईयर्स बाद आए, लेकिन एंजाइम डालने पर वो कुछ मिनटों में भी आ सकता है, कुछ सेकंड्स में भी आ सकता है. सो एंजाइम्स कैन डेफिनेटली ब्रिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर और अचीव द इक्विलिब्रियम फास्टर, बट व्हेनेवर द इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड, चाहे वो एंजाइम के साथ हो या बिना एंजाइम के हो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन सेम. Two important things to be known about enzyme. Now finally let's talk about few basic things about enzymes. Enzymes जो होते हैं कई तरह के होते हैं. बहुत सारे enzymes known हैं across the world. हमारे शरीर में भी कई enzymes हैं जिनके बारे में आपने digestive system में या बाकी systems में पढ़ा. तो enzymes basically अगर उनको categorize करें तो एक तरीका तो होता है enzyme को classify करने का. कुछ enzyme complete होते हैं और कुछ एंजाइम इनकम्प्लीट होते हैं. मतलब कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं नेचर में जो अपने आप अकेला अपने आप फंक्शन कर सकते हैं, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है. दे आर कंप्लीट एंजाइम्स. अराउंड 50% ऑफ द एंजाइम्स आर कंप्लीट, बट रिमेनिंग 50% विच आर इनकम्प्लीट, उनको एक नाम दिया जाता है एपो एंजाइम, क्योंकि वो अपना काम अकेले नहीं कर सकते.
और उनको ज़रूरत होती है एक मदद की, एक एक्सेसरी फैक्टर की, जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। तो जब दोनों मिल जाते हैं तब ये कंप्लीट हो जाते हैं और उसको कहते हैं हम होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। प्राइमरीली हम बात करें तो ये या तो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के, जैसे कि NADH, FADH, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। लेकिन ये मेटल आयंस भी हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी मेटल आयंस। और दूसरी बात, ये जो कोफैक्टर्स हैं ये या तो वीकली एसोसिएटेड हो सकते हैं या एंजाइम के साथ बहुत मजबूती से उसके स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट हो सकते हैं। सो दे कैन आइदर बी वीकली एसोसिएटेड और दे कैन बी टाइटली एसोसिएटेड। सो इफ दे आर टाइटली एसोसिएटेड, अगर वो टाइटली जुड़े हुए एंजाइम का इंटीग्रल हिस्सा हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो वीकली जुड़े हुए हैं तो उन्हें सिर्फ कहा जाता है को सबस्ट्रेट। आपने एक वर्ड और सुना होगा, कोएंजाइम। तो कोएंजाइम हम उन कोफैक्टर्स को कहते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। So you can say cofactors are either coenzyme or they are metal ions. They can, each of them can either be weakly associated or it can be tightly associated. It can be either prosthetic group or it can be co-substrate. जितने भी एंजाइम अभी तक नोन हैं वो सारे एंजाइम डिवाइड किए गए हैं 7 क्लासेस में। ये थोड़ा सा अपडेट हो सकता है आपके पास, क्योंकि आपकी किताबों में हो सकता है 6 क्लासेस दिया हो। This was updated in 2018, so it is likely that some of the books may still say 6 classes, लेकिन 7th क्लास अभी रिसेंटली ऐड हुई है। तो सारे एंजाइम्स को कि वो किस तरह की रिएक्शन कैटलाइज करते हैं उसके बेसिस पर उनको 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनमें कि पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी क्लास है ट्रांसफरेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज रिडॉक्स रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफरेज एंजाइम किसी बड़े फंक्शनल ग्रुप को इधर से उधर भेजते हैं, हाइड्रोक्सी ट्रांसफरेज, अमीनो ट्रांसफरेज। देन अनदर क्लास इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज। जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, प्रोटीन को ब्रेक करने वाले प्रोटीएज, स्टार्च ब्रेक करने वाला अमाइलेज, ये सब पानी की मदद से मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है हाइड्रोलेज। देन यू हैव लाइएज। लाइएज भी मॉलिक्यूल जो है उसको तोड़ते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्लीवेज होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट जाता है, लेकिन नो वाटर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सो दे आर कॉल्ड एज लाइएज। Then you have another class of enzymes, isomerase। ग्लाइकोलाइसिस में ध्यान होगा आप, हमने बात की थी हेक्सोज आइसोमरेज जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, वो आइसोमरेज कहलाते हैं। एंड देन यू हैव 6 क्लास 1 2 3 4 5 6 इज कॉल्ड एज लाइगेज, जो 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं, जैसे कि DNA लाइगेज एक नए बॉन्ड बनाते हैं और चीज़ों को जोड़ देते हैं, उन्हें लाइगेज कहते हैं। और फाइनली जो 7th नई क्लास ऐड हुई है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेज, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल एंजाइम काइनेटिक्स की तरह होता है, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनको 2018 में एक नई क्लास की तरह एंजाइम्स में ऐड किया गया था। सो दैट वाज ऑल in the basic introduction of enzymes. Now to summarize everything what we have learnt in this video, we talked about what an enzyme is, एंजाइम कैसे काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कैसे किया जाता है, और उसको लोअर करने से एंजाइम कैसे रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात की। कुछ एंजाइम जो है वो कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ को कोफैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और हमने एंजाइम की 7 क्लासेस के बारे में डिस्कशन किया। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट दिस, अगर आप इनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं।
इन बुक्स की हार्ड कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो ई बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिससे आप ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you enjoyed this video, do share, subscribe and like to this, and if you want regular updates, please press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.